पिछली बार के लेक्चर में हमने क्रॉस पॉइंट को कैसे ऑपरेट करेंगे इसके बारे में देखा था। तो वहाँ पे लेकिन पिछले लेक्चर में मैंने एक लास्ट में एक प्रश्न भी छोड़ा था कि छोटे स्विच तक तो क्रॉस बार से बनाना ठीक है, अगर बड़े साइज़ के स्विच को बनाना हो तो हमें क्या करना होगा उसके लिए। ठीक है, छोटे स्विच में तो हम कम लोगों को ही एक्चुअली सर्विस दे पाएंगे, तो बड़े स्विच के लिए हमें चाहिए कि कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी उसके लिए। तो एक शायद काम हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक छोटा स्विच लेते हैं, ऐसे कई और स्विच भी लेते हैं, हम इन स्विच को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और कुछ इनके जो इनपुट और आउटपुट पोर्ट हैं वो हम लोगों के लिए छोड़ देते हैं, जहाँ पे हम लोग टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट को या कोई भी जो एंड इक्विपमेंट है उसको हम लगा सकते हैं। तो हमने छोटे छोटे बहुत सारे जोड़ के एक बड़ा स्विच बना लिया। इसका मतलब जो हम जो नेटवर्क जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम इंटरनेट या टेलीफोन नेटवर्क कहते हैं, ये टेक्निकली एक बहुत बड़ा स्विच है जो एक डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन ये स्विच वैसा नहीं है जो कि एक अकेला क्रॉस बार होता है। अकेले क्रॉस बार में ख़ास बात थी कि कोई भी अगर इनपुट और आउटपुट पोर्ट अगर खाली है तो हम उसके बीच में हमेशा कनेक्शन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे शायद हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो कुछ फ़र्क है। लेकिन हमने स्विच का साइज़ तो बड़ा कर लिया और स्विच के जो टुकड़े हैं, कई टुकड़े अलग अलग जगह हमने लगा सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो हम नेटवर्क को एक स्विच की तरह एक्चुअली काउंट कर सकते हैं। जबकि एक स्विच में एक और ख़ास बात है, एक आध स्विच फेल भी कर जाएगा तो नेटवर्क कभी फेल नहीं होता, कुछ हिस्सा चलता रहता है। तो हम लोग इसके अंदर रिलायबिलिटी वो भी इसके अंदर बिल्ड कर लेते हैं एक नेटवर्क के फॉर्म में, इसको जब बनाया जाता है उसके अंदर। सो डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच है ये और इसके अंदर रिलायबिलिटी है, लेकिन इसके अंदर शायद वो प्रॉपर्टी नहीं होगी जो कि एक सिंगल क्रॉस बार में होती है। ठीक है, और इसके द्वारा जैसे कि हमने पहले शुरुआत के लेक्चर में देखा था, ये जो लिंक हैं जो कि कोर लिंक कहलाते हैं, इनकी यूटिलाइजेशन या यूटिलिटी को हम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे 95% तक इसकी ऑक्यूपेंसी की जा सकती है, जबकि ये जो इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड हैं इनकी यूटिलिटी हम कम हो जाएगा, चल भी जाएगा, क्योंकि इनकी कीमत कम होती है, छोटी लेंथ के होते हैं ये। तो इस तरीके से हम कॉस्ट को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सो एक मेथड ये हो सकता है। सो जैसे ही मैंने शब्द कहा ब्लॉकिंग, इसका मतलब क्या है? मैंने ये तो कहा कि जब हम नेटवर्क बनाते हैं ब्लॉकिंग होगी। सो ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि किसी भी एक इनपुट, मतलब बेसिकली हम कोई एक इनपुट होती है, उस इनपुट को हम किसी आउटपुट से हम कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और इस इनपुट और आउटपुट कनेक्ट, अगर ये इनपुट भी खाली है और आउटपुट भी खाली है, अगर ऐसा हो हम कनेक्शन को हमेशा ही, अगर ये दोनों खाली हैं तो चाहे कुछ भी स्विच में हो, कुछ भी स्टेट हो स्विच की, स्विच जैसे कोई भी कनेक्शन नहीं है तो एक स्टेट है, एक कनेक्शन होती है, एक और स्टेट परिवर्तित हो जाती है, तो स्टेट बदलती रहती हैं इस तरीके से। तो स्विच की बहुत सारी स्टेट्स पॉसिबल होती हैं। ठीक है, जैसे कि सिंपल क्रॉस बार भी अगर हम लेते हैं तो क्रॉस बार ये 4x4 का है, इसमें कितनी स्टेट्स होंगी? या तो क्रॉस बार कनेक्ट होगा या क्रॉस बार नहीं कनेक्ट होगा। तो इसमें हमारे पास चूँकि 16 टोटल क्रॉस पॉइंट हैं, या तो कनेक्ट हो सकते हैं, हर किसी की 2 स्टेट हैं, तो इसका मतलब 2⁻16 पॉसिबल स्टेट हो सकती हैं। सारी स्टेट लीगली वैलिड नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी समझाया था कि 2 इनपुट कंबाइन करके एक इनपुट आउटपुट में कभी कनेक्ट नहीं होती हैं, ये इलीगल है। एक इनपुट 2 आउटपुट में जा सकती है, इलीगल है। तो इस कम्बिनेशन को ख्याल रखते हुए, मान लीजिए एक ही कनेक्शन है तो कितनी पॉसिबल स्टेट होंगी, 2 कनेक्शन है तो कितनी होंगी, मान लीजिए चारों कनेक्शन सेट होते हैं तो कितनी पॉसिबल स्टेट होती हैं। तो पहली जो इनपुट है वो किसी भी 4 आउटपुट से कनेक्ट हो सकती है। जब वो हमने पहला कनेक्ट कर लिया तो उसके जो अगली वाली इनपुट है अगले 3 से कनेक्ट हो सकती है, 2 से, 1 से। ये हो गया 4 फैक्टोरियल। इतने पॉसिबल कम्बिनेशन होते हैं कि चारों कनेक्शन सेट करने हो। अगर खाली 3 ही कनेक्शन सेट करने होंगे तो ये 4 कनेक्शन के लिए है। इसी प्रकार 3 कनेक्शन का भी हो सकता है, इसी प्रकार 2 कनेक्शन की भी स्टेट हो सकती है,
ये स्टेट 4 फैक्टोरियल जब हैं जब 4 के 4 कनेक्शन किसी न किसी से कनेक्टेड हैं। अगर खाली 3 कनेक्शन, एक खाली छोड़ना है और 4 को कनेक्ट करना है, तो उसमें इसको हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। दूसरे वाले में होगा हमारे पास, जब मेरे पास खाली 3 ही कनेक्शन करने हैं तो पहले वाला किसी भी 4 से कनेक्ट हो सकता है, फिर 3, अगले वाला किसी भी 3 से कनेक्ट हो सकता है, अगले वाला किसी भी 2 से कनेक्ट हो सकता है। तीनों कनेक्शन हो गए। ये मेरे पास बने 4C1, इसको हम जनरली 4P0 कहेंगे। इसको 4, ये कम्यूटेरियल नहीं है, ये परम्यूटेशन है, ठीक है। ये 4P1 है। तो इस प्रकार इसके अंदर 4P0, 4P1, 4P2, ये 2 कनेक्शंस के लिए है, 4P3, और एक कनेक्शन के लिए, कोई भी कनेक्शन नहीं होगा उसके लिए कितने होंगे, उसके लिए एक ही होता है, 4P4। 4P4 एक की वैल्यू 1 होती है, इसको आप 4P4 भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू होगी 1, एक ही स्टेट है इस तरीके की पॉसिबल कितनी स्टेट होंगी, 4 स्टेट होंगी इसका मतलब। तो आप इन सबको जोड़ दीजिए, टोटल नंबर ऑफ स्टेट 4/4 स्विच में पॉसिबल होती हैं। तो इनमें से कोई भी स्टेट हो, अगर मैं इनपुट खाली है और आउटपुट खाली है तो मैं उनके बीच में कनेक्शन सेट कर सकता हूँ। इस टाइप के कनेक्शंस को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच। कुछ स्विच ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट खाली है, तो उसके बीच में आप कनेक्शन सेट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्विच एक ऐसी स्टेट में है जहाँ पर आप कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है, कोई पाथ अवेलेबल नहीं है इनपुट से आउटपुट के बीच में, वो ब्लॉकिंग सिनारियो है। अगर किसी भी स्विच में ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे ऐसा पॉसिबल है, कोई एक इनपुट फ्री है और एक आउटपुट फ्री है और उनके बीच में आप कनेक्शन सेट नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ब्लॉकिंग स्विच, ठीक है। सो क्रॉस बार स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच है। ये प्रॉपर्टी अगर है और मैं नेटवर्क बना के बड़े साइज़ का स्विच बना सकता हूँ और ये वाली प्रॉपर्टी स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी मेंटेन कर सकता हूँ, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। फिर तो हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले समझते हैं और कौन सी ब्लॉकिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक प्रॉपर्टी हुई स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग, दूसरी हमें क्लियर हो गया ब्लॉकिंग। इसके बीच में भी कुछ होता है क्या, क्या हो सकता है, तो देखते हैं इसके बीच में क्या हो सकता है। इसके बीच में 2 चीज़ें और हो सकती हैं। पहली चीज़ हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग से अगले पे आता है रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग। इसका मतलब क्या होगा, इसके लिए एक बहुत अच्छी एल्गोरिदम है जो कि बाद में हम पढ़ेंगे, जहाँ पे मैं आपको एल्गोरिदम किसी भी कनेक्शंस को, जो एग्जिस्टिंग कनेक्शंस ऑलरेडी हैं, जो स्विच की स्टेट है, तो मान लीजिए ऐसा है कि मेरे पास कोई स्विच है, उसकी एक इनपुट खाली है और उसकी एक आउटपुट खाली है, आपको उसके बीच में कनेक्शन सेट करना है, लेकिन कोई रास्ता ही अवेलेबल नहीं है आपके पास करने के लिए, क्योंकि इसमें ऐसा है कि आपने कुछ कनेक्शंस थे जो आपने यहाँ कनेक्ट किए हुए हैं, कुछ यहाँ से यहाँ कनेक्ट किए हुए हैं, तो हम इसको 1 2 3 कह लेते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ ये। तो मेरे को ये वाला फ्री वाला जो है F1 को F2 से कनेक्ट करना है, फ्री पोर्ट को, ये नहीं कर पा रहे हैं हम। तो कई बार ऐसा पॉसिबल है, अगर ऐसा हमेशा पॉसिबल हो, ऐसा हमेशा पॉसिबल हो स्विच के अंदर कि हम ये कनेक्शन 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 1 के कनेक्शन को मेंटेन कर पाएँ, बना पाएँ। मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि रास्ता यहाँ से 3 से 1 यहाँ जाने के बजाय मैं इसको किसी और रास्ते से ले जाता हूँ, मैं इसको इस तरह से घुमा के ले जाता हूँ। ये मैं डिपिक्शन के लिए, बताने के लिए खाली कर रहा हूँ। एक्चुअल स्विच में थोड़ा दूसरे तरीके से होता है। तो मैं शायद 1 से 2 को मेरे को जाना है, तो 2 से मैं शायद घूम फिर के इधर से जाता हूँ, 2 से 3 जाने के लिए मैं इधर से रास्ता ले लेता हूँ। अब मैं जगह बना पाता हूँ स्विच के अंदर कि मैं F1 को F2 से कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर इसको रीअरेंजेबली ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग इसलिए कहेंगे क्योंकि मैं जो ऑलरेडी अभी कनेक्शन चल रहे हैं
उनको मैं दोबारा से रीअरेंज कर लेता हूँ। रीअरेंज करने का मतलब क्या होगा, जो ऑलरेडी बातचीत चल रही होगी वो थोड़ी देर के लिए उसमें डिस्टर्बेंस आएगी, लेकिन वो बहुत शायद छोटा समय होगा जिसके लिए डिस्टर्बेंस आएगी कि यूज़र को पता नहीं चलेगा कि मेरा कनेक्शन तोड़ के दोबारा से बनाया गया है। अगर वो बहुत छोटे समय के लिए आए तो ये एक्चुअली ठीक है, इससे काम चल सकता है। तो F1 और F2 के बीच में हम कनेक्शन कर पाएंगे। इसको रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग स्विच कहा जाता है। अगर इस तरीके से कोई स्विच हम बना सकते हैं। जनरली इस स्विच में हमें नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए उसके कंपैरिजन में जो स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच है। सो इनफैक्ट इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम उसकी एक्चुअल नंबर हम निकालेंगे इसमें कैसे होता है। इसके बाद जो अगला स्विच आता है उसको बोलते हैं हम वाइड सेंस नॉन ब्लॉकिंग। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम ऐसा कर पाएँ, पहले केस में था कि स्विच में आपको कुछ रीअरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इनपुट खाली है आउटपुट खाली है तो हम हमेशा कनेक्शन सेट कर पाएंगे। उसका थोड़ा नीचे केस लिया कि हमेशा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम एग्जिस्टिंग कनेक्शंस को दोबारा से जोड़ बनाएं फिर हम उसके लिए हमेशा हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे कनेक्शन सेट करने के लिए। वो हो गया रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग। अगर हम ऐसा करें, हम हमेशा जब भी कोई कनेक्शन सेट करते हैं मेरे पास एक से ज़्यादा रास्ते उपलब्ध होते हैं। तो अगर मैं कोई नियम बनाऊं और उस नियम के आधार पे मेरे को जो रास्ता चूज़ करना है किसी कनेक्शन को सेट करने के लिए, उस नियम के आधार पे मैं उसको तय करूं। मैं अपनी मर्जी से कोई भी फ्री कनेक्शन को सेट नहीं कर दूं। फ्री मतलब पाथ को या फ्री रास्ते को, जो खाली रास्ता है उसको नहीं इस्तेमाल करूं, उस नियमबद्ध हो जाऊं, तो उस समय मेरा स्विच कभी भी ऐसी स्टेट में नहीं जाएगा जहां पे ब्लॉकिंग होगी। जब भी इनपुट फ्री होगी या आउटपुट फ्री होगी कनेक्शन हमेशा सेट कर पाएंगे। हम ऐसा एक केस भी देखेंगे। ये एक्चुअली थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अभी तक जहाँ तक मेरे को जानकारी है, मेरे को एक 4x4 स्विच, 4 इनपुट और 4 आउटपुट के स्विच के बारे में जानकारी है जहाँ पे ऐसा होता है। ये बड़े साइज़ के स्विच के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने अभी तक जो लिटरेचर है उसके अंदर ये चीज़ नहीं देखी है। तो इसको जनरली वाइड सेंस नॉन ब्लॉकिंग एक थ्योरेटिकल स्टडी की तरह यूज़ किया जाता है। इसको प्रैक्टिकली शायद यूज़ नहीं किया जाता अभी तक, लेकिन एक कॉमन सेंस लॉजिक भी अधिकतर टेलीकॉम इंजीनियर फॉलो करते हैं कि जब भी आपको कोई भी पाथ नया सेट करना हो, कोशिश करिए हमेशा जो ऑलरेडी बिजी एरिया है नेटवर्क का, हमेशा कोशिश करिए आप उसकी तरफ को सेट करने के लिए। जब वहाँ नहीं कर पाएँ तो खाली एरिया की तरफ जाइए। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस को आप एकोमोडेट कर पाएंगे, ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी कम हो पाएगी। सो एक ये थंब रूल है जिसको वाइड सेंस नॉन ब्लॉकिंग एल्गोरिथम के अंदर भी यही चीज़ आती है एक्चुअली। और चौथा जैसा कि मैंने बताया वो होता है ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी। ब्लॉकिंग स्विच होते हैं। सो इंटरेस्टिंगली वाइड सेंस नॉन ब्लॉकिंग मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्विच है। ये इस तरीके से बनाया जाता है। ये 4 इनपुट हैं और ये 4 आउटपुट हैं। और मैं आपको सोचने के लिए छोड़ देता हूँ, आपको कैसे पता करना है कि ये वाइड सेंस नॉन ब्लॉकिंग है। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान दें, अगर ये इनपुट को इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, चार को 4 के साथ कनेक्ट कर दिया, तो अब मैं 2 को खाली 3 के साथ ही कनेक्ट कर सकता हूँ और दो को खाली 3 के साथ कर सकते हैं और 3 को खाली 2 के साथ कर सकते हैं। मैं कभी भी 2 को 2 के साथ और 3 को 3 के साथ ये नहीं कर पाऊँगा। अगर 1 1 के साथ और 4 4 के साथ, ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है मैंने, ये एक्चुअली ब्लॉकिंग कॉन्फ़िगरेशन है। और इसमें ऐसा पॉसिबल है कि मैं कनेक्शन इस तरीके से सेट करूं, सिंपल सा सिद्धांत है, मैं इसको करके दिखाता हूं
ये ऊपर वाला स्विच, जो ऊपर वाला मैंने सेट किया था एक वाला, अगर मैं इसको तो अगर मैं इसको इस तरीके से ले जाने के बजाय मैं इसको इस तरीके से ले जाता तो क्या होता? अब भी मैंने 1 से 1 और 4 से 4 के बीच में कनेक्शन सेट किया है। अब मैं ये वाला भी सेट कर सकता हूँ और ये वाला भी सेट कर सकता हूँ। तो जब मैंने पहला कनेक्शन सेट किया 1 से 1 प्राइम, तो मैंने ऊपर वाली जो सीधी लाइन थी उसके बजाय नीचे वाली लाइन को, मतलब जहाँ कनेक्शन ऑलरेडी था, मैंने उस स्विच की तरफ को इस्तेमाल करने की कोशिश की हमेशा, जो मैंने बताया था थंब रूल। अब मेरे पास 2 से चाहूँ तो मैं 2 से 3 और 3 से 2 और 2 से 2 और 3 से 3 दोनों कम्बिनेशन को ड्रॉ कर सकता हूँ। हम करके देख सकते हैं इस चीज़ को। तो ये देखिएगा यहाँ पर आता है, इसका कारण ये है, ये दोनों इनपुट यहाँ पर आ गए। तो मैं अब इसको चाहूँ तो नीचे की तरफ ले जा सकता हूँ और चाहूँ तो इस तरफ भी ले जा सकता हूँ। इसकी वजह से मैं इसको चाहूँ तो 2 प्राइम में कनेक्ट कर सकता हूँ, चाहे 3 को 3 प्राइम में कनेक्ट कर सकता हूँ। इसी प्रकार मैं इसको भी इधर ले जा सकता हूँ और इधर भी ले जा सकता हूँ। इस वजह से ये पॉसिबल होता है कि दोनों कनेक्शन, अब मेरी जो ब्लॉकिंग सिचुएशन थी ख़त्म हो गई। ये सिंपल सी एक एग्जांपल है, यही एक एग्जांपल मेरी जानकारी में अभी तक है, जो कि वाइट सेंस नॉन ब्लॉकिंग का एग्जांपल है। तो हम एक स्टेट को अवॉइड करते हैं जब भी कनेक्शन सेट करते हैं। ये मेरे ख्याल से बड़े स्विचेस में भी पॉसिबल है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है, इसकी गणित अभी तक जानकारी में नहीं है किसी की में। ठीक है, जनरली हम इस चीज़ की चिंता नहीं करते, हम रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग या एक्चुअली स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विचेस की बात करते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच में हमें रिसोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो क्या हमें इतने सारे रिसोर्स को यूज़ करना चाहिए? अगर मैं फ़ोन करता हूँ सो 2-3 साल में 4-5 बार मेरे कनेक्शन नहीं भी लग पाएँ, फ़ोन ना भी लग पाए, तो कुछ दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ठीक है, मतलब कौन चाहेगा कि 10 साल के अंदर मैं जितनी बार भी कनेक्शन फ़ोन लगाऊं, हर बार मेरा फ़ोन पहली बार में लगना चाहिए? मतलब कुछ बार तो इसलिए होगा कि दूसरे वाला आदमी बात कर रहा है दूसरी तरफ, तो कनेक्शन तो ब्लॉक होगा ही। तो 2-4 बार नेटवर्क की वजह से भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इससे मैं कीमत कम कर सकता हूँ। तो एक्चुअल स्विच जब भी बनाया जाता है तो उस स्विच के अंदर हम एक स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच ले सकते हैं। शुरुआत में ऐसी कोशिश की गई थी। तो इनफैक्ट कोई भी जो स्विच बनाया जाता है, कोई भी आप जब खरीदते हैं, चाहे वो AT&T से हो, चाहे एयरटेल से हो, चाहे किसी और कंपनी से आप खरीदें, जनरली सारे स्विच ब्लॉकिंग स्विच होते हैं। ठीक है, उनकी ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी हम लोग बताते हैं, हम ये एस्टिमेट करेंगे ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी भी आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो हम जनरली क्या करते हैं, हम ये n/n मान लीजिए मैंने क्रॉस बार लिया, तो मैं यहाँ पर ये n इनपुट है, यहाँ पे n आउटपुट है। मैं यहाँ पर ज़्यादा इनपुट को कनेक्ट करता हूँ जो कम इनपुट में डाली जाती है। ये वैसा ही है जैसे कि हमने पहले रिमोट स्विचिंग यूनिट के बारे में देखा था। तो ज़्यादा इनपुट है यहाँ पर हम लोग n प्राइम करते हैं, जब n प्राइम n से ज़्यादा है। तो हमने बड़े साइज़ का स्विच बनाया। तो जब स्विच को आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, मतलब इधर से देखिए और इधर से देखिए इसको बक्से में डाल के, तो आपको दोनों तरफ इनपुट में ऐसे देखेगा जैसे कि ब्लॉकिंग स्विच है। बट इसका फ़ायदा क्या है, मैं कितनी ब्लॉकिंग होगी इसको रेगुलेट कर सकता हूँ। अगर मैं n प्राइम की वैल्यू चेंज करता हूँ तो मैं ब्लॉकिंग की प्रोबेबिलिटी को चेंज कर सकता हूँ। तो कंट्रोल्ड ब्लॉकिंग, या जो ब्लॉकिंग जिसको आप नियंत्रित कर सकते हैं, मेरे को ऐसी ब्लॉकिंग चाहिए, अनियंत्रित ब्लॉकिंग नहीं होनी चाहिए। अब इस ब्लॉकिंग को समझने के बाद आते हैं अब इसको बनाएंगे कैसे। अगर मेरे को स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच बड़े साइज़ का बनाना है, सबसे बड़ी चीज़ मैं चाहता हूँ एक स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच बनाना, जो कि एक छोटे क्रॉस बार से, तो बड़ा क्रॉस बार नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² है। मैं चाहता हूँ एक नेटवर्क बनाना,
जैसे मैंने पहले बोला नेटवर्क से पॉसिबल है कि मैं स्विच का साइज़ बड़ा कर सकता हूँ, नेटवर्क एक बड़ा स्विच होता है, लेकिन उसको एक इस तरीके से बनाने, नियम को फॉलो करते हुए, जिससे कि वो स्विच में वही प्रॉपर्टी मेंटेन हो कि वो स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग रहे और उसमें नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट भी कम लगें, ON² ना हो, इससे थोड़ा कम हो जाए तो बेहतर होगा। ये कैसे करेंगे? तो नेटवर्क बनाना है मेरे को, नेटवर्क बेतरतीब तो नहीं हो सकता है, इसको प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ेगा, नियमबद्ध होना चाहिए। अचानक कोई भी स्विच कहीं भी लगा के कहीं भी जोड़ना नहीं है हमको। तो कैसे कर सकते हैं? ये तो तय एक क्रॉस बार से नहीं होगा, तो हमें अलग अलग क्रॉस बार चाहिए। तो क्रॉस बार को जोड़ेंगे कैसे बनाने के लिए? तो देखते हैं कैसे जोड़ सकते हैं। तो एक मेथड शायद ये है कि हमने एक क्रॉस बार लिया, मैं क्रॉस बार को अब इस तरीके से शो कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से शो करता हूँ, ये 1 से n तक इनपुट है, 1 से n तक आउटपुट है। इस तरीके शो करने में आसान है, मेरे को बार बार बहुत सारी लाइनें नहीं ड्रॉ करनी पड़ेंगी, तो इसको हटा देते हैं। इसको हटा दिया हमने, ये है। अब मैंने दूसरा भी लिया, इसके ऊपर ये हम प्राइम भी लगा देते हैं, ठीक है, जो आउटपुट के लिए होता है। अब इससे स्विच बनाना है, कैसे बनाया जाए? इनको जोड़ना पड़ेगा आपस में। अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? ये तो बात वही हो गई जो 1 से मेरा काम चल रहा था वही 2 से हो रहा है, ये तो ऐसे तो हो नहीं सकता। अगर इसका बड़ा साइज़ करना है तो मेरे को ज़्यादा चाहिए होंगे, 2 इस तरीके से जोड़ के तो नहीं बन सकता है। तो हम कोशिश करते हैं दूसरे तरीके से बनाने की, देखते हैं कैसे बन सकता है। मे बी हम एक और यहाँ करते हैं, हमें n से बड़े साइज़ का मिल जाएगा, लेकिन मेरी ये वाली इनपुट इस वाली किसी भी आउटपुट पे कनेक्ट हो पाए, ये भी होना चाहिए। तो आप सोच सकते चलो ठीक है, इसको यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, कुछ आधों को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, मेरे इनपुट ही आधे हो गए यहाँ, तो ठीक है। इधर वालों को इधर कनेक्ट करने के लिए इसको इधर कर दिया मैंने, ये n/2 हुए, ये n/2 है, ये तो वही स्विच बन गया वापस जो पिछली बार किया था, ये भी काम नहीं करता है। तो मे बी शायद हम ऐसा कर सकते हैं कि हम बहुत सारे और 4 बना के देखते हैं, 3 2 की जगह 4 लगा के देखते हैं, देखिए क्या होता है। तो हम और लगाते हैं, अब यहाँ पे इनपुट कहाँ है और आउटपुट कहाँ है, ये समस्या है मेरे पास। एक मेथड तो वही था जो हमने पिछली बार इस वाले में किया था, हमने ये दिखाया था मैंने, तो इस तरीके से यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन ये ब्लॉकिंग हो जाएगा उसके अंदर। मैं हमेशा दिखा सकता हूँ कि ब्लॉकिंग पॉसिबल है, तो इसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड करते हैं, हम इसको 2 स्टेज में बनाते हैं। हम बोलते हैं सारी इनपुट यहाँ पे होंगी, सारी आउटपुट यहाँ पर होंगी, 2 स्टेज नेटवर्क, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क की अब हम बात करने लग गए। ये जो था मेरे पास, ये रैंडम नेटवर्क था जब मैंने पहली बार ये बताया था। अब मैं ये सब एक्चुअली अलग थे, हमने एक नेटवर्क बनाया था और ये मैं कनेक्टेड जनरलाइज रैंडम नेटवर्क की तरह था। अब हम बोलते हैं मल्टी स्टेज, तो स्टेज 1, स्टेज 2, ये सारे मेरे इनपुट या आउटपुट। तो किसी भी इनपुट से मेरे को किसी भी आउटपुट पे जाना है, तो हम शायद ऐसा कर सकते हैं कि भाई इधर जाने के लिए आधे कनेक्शन को तो मैं इधर को यूज़ कर लेता हूँ, बाकी आधे में इधर लगा देता हूँ। तो बहुत बढ़िया, मैं किसी भी एक इनपुट को लेता हूँ, यहाँ भी कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। इस वालों के लिए भी मेरे को ऐसी प्रोविज़न करना पड़ेगा, तो मैंने चलो भाई इधर भी कर देते हैं और बाकी को हम इधर जोड़ देते हैं, तो शायद बन गया। लेकिन क्या इसमें स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है? क्या कोई एक इनपुट खाली है और दूसरी आउटपुट खाली है? क्या मैं हमेशा उनके बीच में कनेक्शन सेट कर सकता हूँ? ये कितनी लाइन है? अगर ये n लाइन है तो n/n मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, सो ये n/2 कर सकते हैं, ये भी n/2 कर सकते हैं,
एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि n को ही डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। इसमें मेरे क्रॉस पॉइंट की रिक्वायरमेंट n स्क्वायर क्रॉस पॉइंट है, इसमें भी n स्क्वायर है, इसमें भी n स्क्वायर है, इसमें भी n स्क्वायर है। मेरे को चाहिए टोटल 4n स्क्वायर, ये बन गया 2n स्क्वायर क्रॉस पॉइंट। लेकिन इसमें एक समस्या है कि मान लीजिए कि यहाँ से ये जो n/2 कनेक्शंस हैं सारे के सारे यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो गए, यहाँ कनेक्ट हो गए मेरे, ठीक है। तो इनको हम लाल रंग से बता देते हैं। तो ये सारे के सारे बिजी हो जाएंगे n/2 यहाँ से, अगर सारे यहाँ के कनेक्ट हो गए n/2 तक। अब मैं यहाँ पे कोई एक इनपुट है, यहाँ पे कोई एक इनपुट है, इस इनपुट को मैं इस आउटपुट से कनेक्ट करना चाहता हूँ, क्या हम कर पाएंगे? रास्ता ही नहीं है, ये सारे ऑलरेडी बिजी हो चुके हैं, तो ये तो काम नहीं करेगा। अगर सारे n कनेक्शंस यहाँ पर इन सारे n कनेक्शन से कनेक्ट होना चाहें, क्या मैं कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। इसका मतलब यहाँ ये जो लेंथ है ये n/2 से काम नहीं चलेगा, मेरे को n चाहिए होंगे। तो ठीक है, हम इसको n/n की जगह n/2n कर देते हैं। तो ये हमारे n यहाँ पे और n यहाँ पे, इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं। फिर सिमेट्रिक आर्गूमेंट है मेरे पास, तो मेरे पास स्विच चाहिए अब n/2n, 2n/n। स्विच तो स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग हो गया। अब ये सारे के सारे इस पे कनेक्ट होना चाहें तो कर सकता हूँ, ये सारे इनपुट इस सारे आउटपुट पे कनेक्ट होना चाहें मैं कर सकता हूँ। अगर वो खाली है तो हमेशा पॉसिबल होगा ये चीज़। लेकिन मेरे को क्रॉस पॉइंट कितने चाहिए होंगे इसमें? अब मेरे को चाहिए होंगे 2n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4, 8n स्क्वायर। अगर मैं 2n/2n का क्रॉस बार बनाता तो मेरे को कम क्रॉस पॉइंट चाहिए होते, उसका डबल चाहिए यहाँ पर। तो ये भी गड़बड़ है, काम नहीं कर रहा है ये तो 2 स्टेज में तो काम नहीं हो सकता, ये भी समझ में आता है। तो क्या हम स्टेज बढ़ा के काम कर सकते हैं? तो देखते हैं, स्टेज बढ़ा के शायद हो सकता है, हो क्यों नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक सज्जन थे क्लॉस, तो उन्होंने क्लॉस नेटवर्क के बारे में बताया था, ठीक है। तो हम क्लॉस नेटवर्क ट्राई करके देखते हैं कि भाई इससे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो क्लॉस नेटवर्क में ये 3 स्टेज का क्लॉस नेटवर्क है। आप 4 स्टेज का भी स्विच, जैसे मैंने जब यहाँ पर थे, जब मैं वाइड सेंस नॉन ब्लॉकिंग है 4 स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 की बात की थी। सो हम स्टेज भी बढ़ा सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़। तो हम अब 2 की जगह हम 3 स्टेज पे जाते हैं। 3 स्टेज में ख़ास बात यह है कि नंबर ऑफ इनपुट कितनी होंगी ये पहली स्टेज की इनपुट लाइंस पे डिपेंड करता है। फिर बीच में भी कुछ स्टेज होनी चाहिए, तो बीच में भी स्विच होंगे। इन स्विच का साइज क्या होगा और कनेक्ट कैसे होंगे, ये तीसरी स्टेज हो गई। सो क्लॉस नेटवर्क, क्लॉस के नाम पे एक थ्योरम भी है वैसे, क्लॉस थ्योरम, जिसको हम करेंगे। मैं एक्चुअली अभी इसको ऐसे ही समझा दूंगा, बाद में इसको फॉर्मली थ्योरम की फॉर्म में भी इसको देखेंगे। तो अगर ऐसा हो, ये सारी की सारी लाइन जो इनपुट पे है, पहली स्टेज की इनपुट लाइन, ये इनपुट के काम आएंगी स्विच के। तीसरी स्टेज, इसकी सारी आउटपुट लाइन आउटपुट पे कनेक्ट होंगी, और जितनी भी आउटपुट लाइन हमारे पहले स्टेज की हैं वो किसी ना किसी सेकंड स्टेज के स्विच में ज़रूर कनेक्ट होंगी। ये खाली नहीं होगी इनमें से कोई भी, ठीक है। और वो यहाँ पे किसी ना किसी इनपुट में कनेक्ट होंगी। इसी प्रकार सेकंड स्टेज के जो भी इनपुट लाइंस हैं, ये कोई भी खाली नहीं होगी, ये किसी ना किसी पहली स्टेज की आउटपुट लाइन से कनेक्ट होंगी। ये खाली नहीं होनी चाहिए, ये खाली नहीं होना है, ये भी खाली नहीं होगा। इसी प्रकार ये नियम यहाँ पर भी लागू होगा। सो जब हम इस तरीके स्विच बना पाएंगे 3 स्टेज, शायद हम अब कुछ कर सकते हैं, शायद अब हम स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच बना सकते हैं। फिर देखेंगे इसमें कितने क्रॉस पॉइंट हमें चाहिए होंगे,
क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी O(n)² रहेगी या उससे कम हो जाएगी? ठीक है, और खुशी की बात है कि कम होती है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ बाद में बताने के बजाय। तो इस स्विच को अब हम एक्चुअली डिफाइन करते हैं क्लॉज के हिसाब से। तो पहले नंबर में हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास K1 स्विच हैं, 1 2 K1 स्विच। दूसरे स्टेज में K2 स्विच, मैं 3 डॉट लगा देता हूँ। हम बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन इसमें बना सकते हैं। K3 स्विच। ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक स्टेज में सारे स्विच एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पहले स्विच को 4x4 का ले लें, दूसरे को 8/8x8 का ले लें। इस तरीके से जनरली स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी हम मैथमेटिकल स्टडी करते हैं या किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, तो हम सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम उसको यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम गणित के सिद्धांतों का इस्तेमाल कर पाएँ उसको प्रूफ करने के लिए कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी फॉर्मली। तो इसलिए सारे के 1 2 से लेकर K1 तक सारे स्विच एक साइज़ के हैं। इन स्विच का साइज़ होगा M1 गुणा N1। M1 इनपुट है और N1 आउटपुट है। K1 ऐसे स्विच होंगे। दूसरे स्टेज में होंगे M2 गुणा N2। तीसरे में होगा M3/N3। तो मेरी टोटल इनपुट कितनी होंगी इस स्विच के अंदर? तो मेरी इनपुट होंगी K1 M1, ये मेरी इनपुट हो गई। K3 N3 मेरी टोटल आउटपुट हो गई। उसके अलावा जो मैंने कंडीशन बताई थी क्लॉज नेटवर्क की कि कोई भी आउटपुट पहली स्टेज की खाली नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब K1 N1 ये किसके बराबर होना चाहिए? M2 K2 के बराबर होना चाहिए, और K2 N2 बराबर होना चाहिए M3 K3 के बराबर। इसमें फर्दर एक और चीज़ है कि ये जितनी मेरी आउटपुट हैं, अब इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है, K2 की वैल्यू क्या होगी? इनपुट और आउटपुट से तो मैं जो मेरा टोटल नंबर ऑफ इनपुट का साइज़ और आउटपुट का साइज़ है, उससे मैं M1 K1 और N3 K3 को तो निकाल सकता हूँ। ठीक है, और एक बार जब वो निकाल लिया उसके बाद मेरा K2 बदल सकता है। ठीक है, अगर K2 की वैल्यू चेंज होती है तो मेरे को N1 की वैल्यू और M3 की वैल्यू भी बदलनी पड़ेगी। और चूंकि मैं चाहता हूँ कि अब इसको इस तरीके से देखिए कि मैं अगर यहाँ से जाना चाहता हूँ तो मेरे को किसी न किसी एक बीच वाले स्विच से जाना पड़ेगा। किसी भी आउटपुट पे, मान लीजिए मैं इस आउटपुट पे जाना चाहता हूँ तो मैं इसके रास्ते से जा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसके रास्ते से भी जा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसके रास्ते से भी जा सकता हूँ। तो ये हमेशा अच्छा रहेगा कि मैं ये जितनी मेरी आउटपुट हैं ये सारे मिडिल स्टेज स्विच से कनेक्ट हों। तो इसमें एक और कंडीशन हम लगाते हैं क्लॉज नेटवर्क के अंदर, ये होगी कि जो मेरा N1 की वैल्यू होगी ये K2 के बराबर होनी चाहिए। N1 की वैल्यू K2 के बराबर होगी, और ये जो दोनों इक्वेशन आप देखेंगे इसका मतलब कुछ और भी निकलता है फिर इससे। इसी प्रकार M3 की वैल्यू भी K2 के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो M2 की वैल्यू भी K1 के बराबर होनी चाहिए, आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसको। और इसी प्रकार N2 की वैल्यू भी K3 के बराबर होनी चाहिए। सो ये एक इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन पैरामीटर है क्लॉज नेटवर्क के लिए। सो इसको हम सही तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, दूसरी लाइन इधर जाएगी, तीसरी लाइन इधर जानी है, ठीक है, और लास्ट वाली लाइन लास्ट वाले पे जाएगी।
ठीक है, इसी प्रकार इसके अंदर किया जाएगा। ये बन गया मेरा क्लॉज नेटवर्क। अब इसके अंदर मेरे को देखना होगा ये स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग कब होगा, खाली वो कंडीशन मेरे को ढूंढनी है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं K2 की वैल्यू को बदल सकता हूँ। अगर मैं K2 की वैल्यू को बढ़ाता जाऊँ तो मेरे पास इस इनपुट से किसी भी आउटपुट को जाने के लिए, इस स्विच से इस स्विच तक जाने के लिए मेरे पास एक नहीं कई रास्ते, K2 रास्ते हैं मेरे पास। किसी भी स्विच से जा सकता हूँ। तो अगर मैं K2 की वैल्यू को बढ़ाता जाऊँ तो कोई भी कनेक्शन सेटअप होगा, ये हमेशा पॉसिबल होगा मैं कनेक्शन सेटअप कर पाऊँ। तो K2 की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है, तो ये स्विच स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग होगा। लेकिन कम से कम क्या वैल्यू होनी चाहिए इसके लिए? तो इसका बहुत आसान सिद्धांत है, बहुत सिंपल सा। तो लॉजिक बहुत आसान है, तो मैं इसको बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर M1 इनपुट हैं, यहाँ पर N3 हैं, आपके पास यहाँ पे एक फ्री लाइन है और यहाँ पर भी एक फ्री लाइन है, आपको इसको इससे कनेक्ट करना है। तो यहाँ से आप किसी न किसी मिडिल से स्विच से जाएंगे। इसके अलावा बाकी M1-1 ये जो बाकी बची हुई लाइन्स हैं ये ऑक्यूपाइड हैं ऑलरेडी, ये किसी न किसी स्विच पे पहुँची हुई हैं। मान लीजिए उन स्विच के अंदर से, और यहाँ पर जो मेरे पास जो लाइन है ये N3-1 है जो ऑक्यूपाइड है, बाकी बची हुई, तो ये भी किसी न किसी स्विच पे गई हुई हैं। तो ये भी मिडिल स्टेज स्विच पे जाती हैं, N3-1 स्विच पे, ये भी M1-1 स्विचेस पे जाती हैं। बाई चांस कनेक्शन करते वक्त ऐसा हो जो N3-1 बीच के स्विच हैं और इधर के M1-1 स्विच हैं, दोनों सेम नहीं हैं, दोनों में कोई ओवरलैप नहीं है, तो मेरे को उनसे बस एक एक्स्ट्रा और मिडिल स्टेज स्विच चाहिए होगा। मान लीजिए ये सारे ऑक्यूपाइड हैं, ये सारे इसने ऑक्यूपाई कर लिए, तो मैं एक एक्स्ट्रा और हो, वो यहाँ से ऑलरेडी बिजी ऑक्यूपाइड नहीं है, यहाँ से भी ऑक्यूपाइड नहीं है, मैं हमेशा वो उसको यूज़ कर सकता हूँ कनेक्शन सेट करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, इसको फॉर्मली हम लोग गणित के तौर पे हम पता करेंगे जब हम पॉल्स मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ से एक्चुअली प्रूव हो पाएगा। तो इसका मतलब अगर K2 की वैल्यू M1-1 प्लस N3-1 से बड़ी हो, इसका मतलब मेरे पास एक एडिशनल स्विच है जो हमेशा खाली होगा, जो दोनों स्विच में तक उसका ये जो रास्ता है, ये जो लिंक है, इनपुट लिंक इसको बोलते हैं, इसको आउटपुट लिंक, ये दोनों खाली होंगे उसके, तो मैं उसको हमेशा यूज़ कर सकता हूँ कनेक्शन सेट करने के लिए। तो ये कंडीशन होगी मेरे स्विच के स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग होने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इस थ्योरम को एक्चुअली क्लॉज थ्योरम भी कहते हैं। लेकिन अब अगर हम इसको फॉलो करें, इस थ्योरम को फॉलो करें, तो हमें कितने क्रॉस पॉइंट चाहिए होंगे? इस क्रॉस पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ गणना करनी पड़ेगी, उससे हमें पता चलेगा हमारी क्रॉस पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है। अगर ये मिनिमम को हमने करना है, अगर इससे ज़्यादा, इससे कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं करना है, हमें कम से कम क्रॉस पॉइंट यूज़ करना है। तो क्या मैं क्रॉस पॉइंट्स को बचा सकता हूँ इसके थ्रू? तो अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कम से कम कितने क्रॉस पॉइंट की हमें आवश्यकता होती है इस स्विच को स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग बनाने के लिए।